जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राजेश सर आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था क्या सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, यानी कि इसे हिंदी में मैं बात करूँ तो कोशिकांग के बारे में। अब कोशिकांग क्या होती है आप सभी को बता दिया गया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था सेल के बारे में, और सेल के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं कोशिकांग, और इंग्लिश में कहते हैं सेल ऑर्गन्स या तो सेल ऑर्गेनल्स कह देते हैं। समझ में आई बात है। इसमें से हमने कुछ कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बातें कर ली थी, और जो बच्चा है एक एक करके हम लोग कर लेंगे। तो आज हम लोग का कौन सा सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आर के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हिंदी में बात करें तो अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले बोलेंगे यदि थोड़ा सा वीडियो में आपको ये बातें ये जो लिखा हुआ टॉपिक यदि आपको ब्लर दिख रहा होगा तो कृपया अपने सेटिंग में जा करके थोड़ा सा क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। हम लोगों का आज का टॉपिक चलने वाला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग कहते हैं अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट में कह देते हैं ई आर। ई आर का मतलब ये होता है, ई का मतलब एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम का मतलब होता है आर। समझ में आई बात है। शॉर्ट में दर्शाने के लिए हम लोग ई आर कह देते हैं। जैसे कि हम लोग पीछे वाले लेक्चर में पढ़े थे गोल्जी बॉडी के बारे में, तो गोल्जी बॉडी को दर्शाने के लिए जीबी, ऐसा जीबी प्रयोग किया जाता था। यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे तो वहां जाकर देख लीजिएगा, सब बातें बता दिया गया। ठीक है, तो वहाँ शॉर्ट फॉर्म लेते थे। इसी प्रकार से यहाँ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दर्शाने के लिए शॉर्ट फॉर्म ईआर ले लेते हैं। ठीक है, अब ईआर का यदि आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो ईआर का कुछ संरचना इस प्रकार का होता है। देख सकते हैं आप वीडियो में, जैसे कि एक कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा संरचना बना हुआ जिसे हम लोग कहते हैं ईआर। यहाँ पे आपको दो तरीका का देख रहा होगा, एक पर यहाँ पे बिंदु बिंदु सा कुछ संरचना लगा हुआ है, और एक पर ऐसा चिकना सा है। तो ये सभी बातें हम लोग पढ़ेंगे। इसी को कहते हैं हम लोग ई आर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि आप वीडियो में देखना चाहते हैं तो ऐसा कुछ ऐसा संरचना होता है ई आर का। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, इसका खोज क्या कौन किए थे, तो ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ई आर के बारे में क्या, यह भी एक प्रकार का कोशिकांग होता है जिसकी खोज थॉमसन तथा पोर्टल नामक वैज्ञानिक ने सन 1945 में किए थे। यह कोशिकांग का खोज कौन किए थे, जैसे कि आपको पीछे बताया गया, गोल्जी बॉडी का कौन किया था, राइबोसोम का कौन किया था। इसी प्रकार से इस कोशिकांग का भी कोई ना कोई वैज्ञानिक खोज किया है। यानी कि यह कोशिकांग का खोज दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था थॉमसन और एक का नाम था पोर्टल। इन दोनों ने मिलकर के सन 1945 ईस्वी में सर्वप्रथम ईआर की खोज की, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खोज की है कि हाँ, कोशिका के अंदर कुछ ऐसा संरचना भी मिलता है जिसका फंक्शन उन्होंने बताया था। समझ में आई होगी बात है। दूसरी बात है, यह कोशिका के अंदर जालिका के रूप में पाई जाती है। आप देखिएगा यहाँ पे छोटा सा मास्टर के छापे हैं, लेकिन आप रियल में देखिएगा तो क्या होता है कि थोड़ा सा बड़ा सा होता है, और ऐसा ऐसा करके एक जाल जैसा कुछ संरचना तैयार करता है। जैसे आपको कुछ पता चल रहा होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे बन रहा है, जाल के रूप में बन रहा है, यानी कि यह कोशिका के अंदर जालिका के रूप में पाई जाती है, जाल के समान पाया जाता है। ठीक है, यदि मैं इसका निर्माण की बात करूं कि आखिर बना किस किस से होता है, तो इसका निर्माण होता है लिपिड तथा प्रोटीन से। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि ईआर जो बना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वह मुख्य रूप से लिपिड तथा प्रोटीन से बना होता है। समझ में आई होगी बात है। अब बात रहा लिपिड तथा प्रोटीन क्या होता है, तो इसके बारे में बताया था कि एक प्रकार का भी पदार्थ ले लीजिए। आपको ऐसे लिपिड तथा प्रोटीन के बारे में एक बेसिक मतलब जानकारी ऐसे पूरा आपको दिया जाएगा जब हम लोग लिपिड तथा प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी बस ये वाला बातें याद रख सकते हैं आप। ठीक है, दूसरी बात है, अब इसका फंक्शन हम लोग जान लेते हैं कि इसका कार्य होता क्या है। कार्य का मतलब होता है कि आखिर सेल ऑर्गन्स है, तो सेल ऑर्गेनल्स कुछ ना कुछ तो वर्क कर पा रहे होंगे ना। सेल ऑर्गेनल्स वर्क करेंगे तो यह सेल वर्क करेगा, और सेल वर्क करेगा तो हमारा बॉडी वर्क करेगा, जितने भी जीव है सभी का बॉडी वर्क करेगा। इसी कारण तो सेल वर्क करता है तो हम लोग वर्क करते हैं। यानी कि अभी हम वर्क करें तो हमारे अंदर कोशिकाएं काम करिए, और कोशिका भी काम करे तो कोशिका के अंदर इन सभी कोशिकाओं का योगदान है। यानी कि ये जितने भी कोशिकाएं हैं ना, मिल मिल करके एक दूसरे कार्य को संपन्न कर रहे हैं। समझ में आई बात है। इस प्रकार से काम करते हैं, तो सभी का कार्य बताया गया था। इसी प्रकार से हम लोग ईआर का भी कार्य पढ़े। सबसे पहला कार्य क्या होता है कि इसका योगदान होता है लिपिड तथा प्रोटीन के निर्माण में मदद करना। ठीक है, देखिए ये बना भी होता है लिपिड तथा प्रोटीन से, और यही क्या करता है, लिपिड तथा प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। यानी कोशिका को भी तो लिपिड तथा प्रोटीन चाहिए ना,
लिपिड और प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा काम क्या होता है, तो कोशिका कंकाल का निर्माण करता है। अब ये बातें किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए अभी मैं बात करूं कि हम लोग ह्यूमन है और ह्यूमन में कंकाल तंत्र पाया जाता है। कंकाल तंत्र का मतलब होता है हड्डियों का समूह, यानी कि हमारा बॉडी ऐसे खड़ा रह रहा है तो केवल मसल्स पे खड़ा नहीं रह पाएगा, खड़ा रहने के लिए इसके अंदर कंकाल है। जैसे ये हाथ का कंकाल हो गया, मतलब पैर में कंकाल है या बॉडी के अंदर कंकाल है, बहुत सारे हड्डियां पाई जाती है। हड्डियां को ही हम लोग कहते हैं कंकाल। जैसे आप जानते होंगे ह्यूमन में 206 होता है। यदि बचपन की मैं बात करूं, छोटा सा बच्चा में तो उनमें कुछ ज्यादा होता था, एज लगभग 305 कुछ ऐसा होता है रियली में। ठीक है, आगे आप पढ़िएगा ये सब बताया जाएगा तब, जब कंकाल सिस्टम पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जानते हैं जिस तरह से बॉडी में हड्डियों का समूह पाया जाता है ताकि बॉडी का शेप बना रहे। ऐसे सोचिए ना, यदि हमारे अंदर यदि ऐसा कंकाल नहीं पाया जाता, क्या कहते हैं, यदि हड्डियों का समूह नहीं पाया जाता तो क्या ऐसा ह्यूमन का स्ट्रक्चर हो सकता है? क्या बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से कोशिका को भी शेप देने के लिए कुछ न कुछ उसको रक्षा करने के लिए होना चाहिए। समझ में आई बात है? इसी प्रकार से जो ईआर होता है ना, कोशिका के कंकाल का निर्माण करता है, अर्थात कोशिका कैसा स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर को बनाए रखने का काम करता है ईआर। यानी ईआर भी क्या करता है, एक तरह से कोशिका के लिए कंकाल का निर्माण करता है ताकि कोशिका का आकार में कोई परिवर्तन ना आए, उसका आकार बना रहे। समझ में आई होगी बात है? दूसरी बात है, तीसरी बात है, अब केंद्रक झिल्ली के निर्माण में मदद करता है। अब बातें समझिएगा, केंद्रक झिल्ली क्या होता है आपको बताया गया है। केंद्रक के ऊपर पाए जाने वाले झिल्लियों को हम लोग कहते हैं केंद्रक झिल्ली, तथा कोशिका के ऊपर पाए जाने वाले झिल्ली को हम लोग कहते थे कोशिका झिल्ली। ये बातें आप पढ़ रही हैं, लेकिन केंद्रक पढ़ेंगे तो वहाँ पे केंद्रक झिल्ली बता देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केंद्रक से जुड़ा हुआ है ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यही ईआर एक और मदद कर देता है इसको कि केंद्रक के झिल्ली के निर्माण में मदद करता है कि आखिर केंद्रक पर है तो केंद्रक के लिए कुछ वर्क कर देते हैं, तो केंद्रक का झिल्ली का भी निर्माण या करने में मदद करता है। ठीक है, चौथी बहुत अच्छी बातें हैं कि ये वाला बातें बहुत अच्छा समझिएगा। यह क्या करता है ना, यह टॉक्सिक मटेरियल को डिटॉक्सिक करने में मदद करता है। डिटॉक्सिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा विषैला पदार्थ को अनविषैला यानी कि मतलब विषैला से मुक्त कराने का काम करता है। ऐसा कभी आप देखे होंगे कि कभी कभी बहुत ही कम मात्रा में कभी कभी ऐसा पदार्थ का सेवन कर लेते हैं ना जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है, जबकि फिर भी हमें कुछ नहीं हो पाता, तो उस दौरान ईआर कार्य करता है और उस टॉक्सिक मटेरियल यानी जहर पदार्थ को डिटॉक्सिक करने में मदद करता है। लेकिन कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में जहर, यानी हम लोग नहीं, जो जो ले चुके हैं जहर के द्वारा मर चुके हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो लोग जहर खाकर मर गए हैं ना, तो बहुत ज्यादा मात्रा में यदि जहर खा लिए हैं तो उनको तो भी डिटॉक्सिक करने में मदद नहीं करेगा। करेगा तो कितना करेगा, बहुत कम मात्रा में रहे तो उसको मदद करेगा, अर्थात टॉक्सिक को डिटॉक्सिक बना देता है। लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में ले लिया तो वहां भी ईआर अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पाता और व्यक्ति को इस प्रकार से मृत्यु हो जाती है। लेकिन थोड़ा मोड़ा थोड़ी सी मात्रा में यदि जहर का भी सेवन कर लिया जाए ना, तो क्या होता है कि ईआर उसे क्या बना देगा, टॉक्सिक को डिटॉक्सिक बना देगा, यानी कि उसे विषैला से अनविषैला बना देगा। कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, थोड़ा सा समय के लिए कुछ ऐसा उसका थोड़ा सा कुछ मतलब फीलिंग आती है कि हाँ जैसे कि कुछ हमने ले लिया है, कुछ गलत चीज जैसे कि विषैला पदार्थ, समझ में आएगा था, लेकिन कुछ होगा नहीं बिकॉज इसके अंदर के ये ईआर इसको डिटॉक्सिक बना देगा। समझ में आई होगी बात है? तो इतना नॉर्मल सा इसका वर्क था जो कि फंक्शन था। तो अभी हमने पढ़ लिया ईआर के बारे में, फंक्शन के बारे में, और सबसे ज्यादा हमें लगता है कि इसका ही फंक्शन पढ़े। समझ में आई बात है? गोल्जी बॉडी इसके बाद आया था, इसके पहले आया था जो कि पढ़ लिए है। राइबोसोम के बारे में पढ़ा था, तो ये सब का इतना वर्क नहीं था, लेकिन इसका बहुत सारा वर्क है भाई, समझे? अब आते हैं क्या टाइप्स ऑफ ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी प्रकार होता है क्या? तो हाँ, बातें सही है। टाइप्स ऑफ ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी प्रकार होते हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आर ई आर और दूसरा होता है एस ई आर। ये शॉर्ट फॉर्म होता है। जिस प्रकार से ई आर शॉर्ट फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसी प्रकार से ये शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, आर ई आर का मतलब मैं पूरा नाम लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? आर का मतलब होता है रफ, और रफ का मतलब हिंदी में बोलूँ तो होता है खुरदरा। खुरदरा मतलब कि जैसे उबड़ा खबड़ा होता है ना, वैसा खुरदरा। और ईआर का मतलब तो जान रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप लिख भी चाहता है तो लिख भी लीजिएगा। आर ई आर का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और खुदरी
अंतःद्रव्य जालिका हो जाएगा। इसी प्रकार से SER का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है स्मूथ, ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ का मतलब होता है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। समझ में आई बात है। और सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपके मन में ऐसा सवाल आए कि ये दो प्रकार का होता है क्या, फंक्शन अलग अलग हो जाता है क्या? तो ऐसा बात ना है, दोनों का फंक्शन लगभग सेम होता है, कुछ अलग होता है ऐसा बात नहीं है, बट दोनों का फंक्शन सेम, ऐसा मतलब रख लिया जाए कि ऐसा दोनों का फंक्शन सेम होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको नाम क्यों देते हैं? तो सबसे बड़ा कारण होता है कि इसका खुरदरी होने का कारण है कि इसके ऊपर अटैच्ड होता है, अटैच्ड रहता है कौन? तो राइबोसोम। और आपको राइबोसोम बता दिए गए छोटे छोटे संरचना होती है जो कि इसके ऊपर चिपक जाती है। अभी तुरंत बताया था हमने कि ये वाला थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ये वाला बिंदु बिंदु सा क्या है। तो ये वाला खुदरा होने का मतलब क्या है? ये वाला है ना, इसके ऊपर राइबोसोम चिपका हुआ है, तो चिपका हुआ है तो ये खुदरा संरचना बन जाता है जिसे हम लोग कहते हैं RER। यदि मैं एक एक करके कहूंगा तो इसे RER कहेंगे, और इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता तो इसे कहते हैं ACR, अलग अलग बोलेंगे तब। लेकिन दोनों एक प्रकार का ER का भाग है तो दोनों को मिलाकर हमने ER बोल दिया है। और इसका कारण क्या हो जाएगा? नॉन अटैच्ड राइबोसोम, यानी इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम अटैच्ड नहीं होता। यदि आप देखना चाहते हैं RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो साथ में देख सकते हैं कुछ ऐसा संरचना होता है RER का, और कुछ वैसा संरचना होता है SER का। यानी कि यह दो प्रकार का RER भी होता है, एक होता है RER, सॉरी, दो प्रकार का ER भी होता है, एक होता है RER और एक होता है ACR। ये था छोटा सा टॉपिक हमारा क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही समाप्त करते हैं, फिर से अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नया सेल ऑर्गन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आई बात है? तो आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं। आज के लिए सभी को धन्यवाद।